डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नंबर 2, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णन किया गया है। नंबर 3, इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नंबर 4, मूल अधिकारों में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19 एफ के मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। नंबर 6, संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32। अब हम एक एक का अध्ययन इस प्रकार से करेंगे। नंबर 1, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में समान अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इससे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नंबर 18, उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। 19A, बोलने की स्वतंत्रता। 19B, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E, देश के किसी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 19F, संपत्ति का अधिकार। 19G, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही सम्मिलित है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। A, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। B, अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। C, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 क राज्य 16 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। नंबर 1, हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। 3, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने के अधिक समय के लिए जेल में रहना हो तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरोध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। सी, निरोध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ। 1, निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारत की संसद ने 26 जनवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। नंबर 2, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। नंबर 3, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निषेध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। नंबर 5, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधक कानून टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावशाली और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। नंबर 6, पोटा। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटा टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ही हो सकती है। 21 सितंबर 2004 को इसे अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती से लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है।
जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति का पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य की विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मावदेश को भला सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी प्रकार सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। 2 परमादेश। नंबर 3 प्रतिषेध लेख। नंबर 4 उत्प्रेषण। नंबर 5 अधिकार प्रच्छालेख। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों का विचार कर सके। नंबर 2 परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापालक के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन कराने का आदेश जारी किया जाता है। नंबर 3 प्रतिषेध लेख। यह आज्ञापालक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उसके क्षेत्राधिकार के क्षेत्र से बाहर है। नंबर 4 उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। नंबर 5 अधिकार प्रच्छालेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार प्रच्छा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार संशोधन। नंबर 1 गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1976 के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है
जिसमें अनुच्छेद 368 और मूल अधिकार को शामिल किया गया था। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय ने गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी थी, यानी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। नंबर 3, 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। नंबर 4, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में के निर्णय में इस प्रकार से संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, यानी कि गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा ये व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। नंबर 6, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।